बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो द पोर्शन और ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये एमडीकेट के लिए क्लास 11 जो सेल स्ट्रक्चर और बायोलॉजी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, पर ज्यादातर ये जो होने वाली है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको लाजमी ज्वाइन करना है। हमारा फेसबुक पेज है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, और इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को अगर जीएसटी का पोर्शन पढ़ाने वाली हूँ और एमडीकेट वालों को बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ, इंशाल्लाह आप टॉप ही करेंगे। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज को मिस करेंगे आपका नुकसान होगा। टीच दुआ आपके साथ है। जीएसटी में और एमडीकेट में टॉप करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चले स्टार्ट करते हैं। एमडीकेट में अगर टॉप करना है हमारी वन सोर्स मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आज हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी। ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, जैसे नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछे जाएंगे। बच्चों जो सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। देखें, सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने। कब किया है? 1665 में, फ्रॉम ओक ट्री। बच्चों एक ओक ट्री था, एक ओक दरख्त था, उसमें से बच्चों इसको डिस्कवर किया गया, रॉबर्ट हुक ने किया। इसके बाद बच्चों काफी साइंटिस्ट आए थे, लेकिन ये सबसे पहले डिस्कवर इन्होंने किया। उसके बाद ही नेम्ड इट सेलुलर। जब वो उसने उस जो पेड़ है उसको देखा तो उसने उस वक्त उसे सेल नाम नहीं दिया था, उसने उस वक्त उसे नाम दिया था सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों वक्त गुजरता गया, ऐसे ऐसे मॉडर्न तरीके की माइक्रोस्कोप आती रही, तो हमने देखा कि सेल जो है वो खाली नहीं है। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसका पानी मौजूद है। सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद है। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद है। सारी चीजें मौजूद है सेल के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिसर्च होती रही, फिर पता चला कि नहीं भाई, सेल खाली नहीं है, सेल खाली नहीं है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे, प्रेजेंट है। मुझे जीएसटी में अगर मेरे वर्ड को, मेरे पास इतनी जगह नहीं थी जो कि मैं यहाँ लिख सकूं, गौर करेंगे तो भाई टॉप करने से तुम्हें रोक ही नहीं सकता, तुम्हें तो ऐसे ही मिल जाएगा, ये उठा लो भाई तुम। तो देखें, ही नेम्ड इट सेलुलर, एम्प्टी स्पेस, क्योंकि बच्चों हम ये वाली चीज को स्टडी करते हैं। मैंने जो आपको मॉडर्न बातें बताई हैं, इसको अपने माइंड में आपने ना क्लिक करके ना रख लेना है, बस आपने यही काम करना है। उसके बाद है बच्चा, सेल की डेफिनेशन क्या है। मतलब कि आपने बचपन में पढ़ी होगी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बच्चों, आपकी एक उंगली है, अगर मैं अपनी फिंगर की बात करूं, इस फिंगर के अंदर बहुत सेल होंगे। ये नहीं कि एक सेल है मेरी उंगली, इसमें एक सेल है, इसमें भी एक सेल, नहीं, मल्टीपल सेल होंगे। दे डू नॉट काउंट द सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड मी एंड, नहीं, आप देख सकते हैं सेल बहुत छोटा होता है एक तरह का, और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर सेल ना हो तो हम हमारी बेसिक ही ना बने, हमारी स्ट्रक्चर ही ना बने, हम खुद ही कहाँ दिखेंगे मैम, दिखेंगे नहीं। ये डेफिनेशन को हमेशा से याद कर लें। स्ट्रक्चरल फंक्शनल जिंदगी का एक तरह का, जैसे कि एक रिमोट को चलाने के लिए एक सेल की जरूरत होती है, एक इंसान को चलाने के लिए एक सेल की जरूरत होती है। ये बहुत अच्छी शायरी है। तो स्टूडेंट देखें, सेल थ्योरी। बच्चों देखें, कोई भी चीज ऐसे नहीं आती, उसकी हाइपोथेसिस होती हैं, उसकी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर जाकर एक थ्योरी डिस्कवर होती है। सबसे पहले तो मेरे बच्चे हाइपोथेसिस होगी, फिर उसे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर एक क्या दी जाएगी, फिर एक मेरे बच्चे थ्योरी दी जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो देखें, शेल्डन जो आपका यहाँ पर साइंटिस्ट है, स्केल्टन और जो शवान है, बच्चों ये दोनों ने साथ मिलकर काम किया, साथ साथ चल रहे हैं, साइंटिस्ट भी साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ने, साइंटिस्ट ने सेल की थ्योरी दी। उसके बाद बच्चों रोबोट विर्चू भी आए, उन्होंने भी सेल के बारे में कुछ बताया। उसके बाद ये डेवलप, ये सारा जो फेनोमेना है ये डेवलप हुआ 1893 के अंदर। इतना क्लियर रखें बस यही। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि शेल्डन और शवान ने दी, और यहाँ पर जो ये वाली पॉइंट है ये हमारे दी है रोबर्ट विर्चू ने।
बच्चों ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज्यादा सेलों के बने हुए हैं। उसके बाद अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मेरे बच्चे सेल ही ना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया ही ना हो और ना ही न्यूक्लियस। भाई सेल ही न्यूक्लियस, बहुत सारे फंक्शनल जो मेरी बॉडी में चाहिए होंगे। उसके बाद ऑल सेल अराइज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब मेरे बच्चे देखें, एक इंसान मरता है, उसकी आगे जनरेशन होती है, एक मरा है दूसरे ने आना है, उसकी जनरेशन है। ऐसे ही बच्चों एक सेल मरता है तो एक नया सेल बनता है। ऐसे ही हर सेल, उन्होंने बोला रोबोट बिरजू ने, हर सेल ओल्ड सेल से आगे क्या होता है, मॉडर्न बनता है, पुराने मरकर नए सेल बनते हैं। ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो चले उसके बाद है मेन पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के मेन हिस्से, सेल के मेन पार्ट्स। हमारा मेन गोल ही यही है। अब देखें, एक होती है सेल मेम्ब्रेन। बच्चों जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये कैसे होती है, देखें, ये देखें, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल की आउटर मोस्ट क्या होती है, बाउंड्री होती है। याद रखिए मेरे बच्चे, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कि लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन और किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद कंट्रोल द मूवमेंट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की मूवमेंट को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये प्रोटेक्ट करती है शेप ऑफ सेल, सेल की जो शेप है उसको हिफाजत में रखती है। कौन रखती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन रखती है। समझ आ रहा है आपको? तो चले आगे चलते हैं। अब है हमारे पास साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर, यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूं तो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है आपके सेल के अंदर, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। उस जेली लाइक फ्लूइड को आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेलिस कंटेन होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गई, काफी ज्यादा चीजें होती हैं, राइबोसोम्स हो गए, तो उसमें बच्चों सारी चीजें होती हैं ये सेल के अंदर है। उसके बाद है ऑल सेलुलर एक्टिविटी, ये ऑल जो सेलुलर एक्टिविटी है वो भी सेल के अंदर करवाता है। अब ये बच्चों आपका न्यूक्लियस, समझे बच्चों गौर से, हर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज वेस्टेड नहीं है, हर चीज को आपको क्लियर बताया जा रहा है यहाँ पर। और जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एमडी गेट तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो देखते जाए, कुछ ज्यादा पॉइंट जीएसटी की हो, एमडी गेट में भी यही होती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस कंट्रोल करता है आउटर सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए की फुल फॉर्म बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, या मैं बता देती हूँ, नहीं या आप बताएंगे मुझे। उसके बाद है आल्सो ब्रेन ऑफ सेल। और जो देखें ये सेल का ब्रेन है, ये सेल का ब्रेन है जो कि सारे काम कराएगा, वो न्यूक्लियस है। लेकिन हमारी बॉडी का फंक्शन कौन कराएगा, वो हमारा ब्रेन करवाएगा। ऐसे इस वजह से बच्चों इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करवाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल। सेल की ना दो टाइप्स बड़ी मशहूर है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी इसको, फर्स्ट ईयर पे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर है, प्रोकैरियोट्स के ऊपर है। उसमें बच्चों बहुत चीजें पढ़ते हैं, ये मैंने आपको कल ही अपलोड करके बताया है, आज अपलोड किया था एक मैंने, प्रोटेस्टाइन फंजाई। बच्चों मुझे इसके ऊपर बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैंने बहुत इसके ऊपर स्टडी किया है। सो स्टूडेंट देखे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और जो चाहते हैं आपको नर्सिंग की तैयारी करवाई जाए तो वो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट हो गए मैं नर्सिंग भी आपको तैयारी करवाऊंगी। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत सिंपल होते हैं, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी ब्रेन मौजूद नहीं होगा, कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। उसके बाद है इसका जो डीएनए है वो प्रेजेंट होगा इसके न्यूक्लियाइड में, इसमें न्यूक्लियाइड में। उसके बाद यूकैरियोटिक क्या होते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, बड़े होते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
लेकिन याद रखिएगा डिफरेंशिएट में प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक के अंदर। उसके बाद है डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसका डीएनए न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है, इसका डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये फर्क याद रखना, ये फर्क आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम देगा। और एक चीज और भी आपने याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक के अंदर मैं अगर आपको एडिशनल चीजें बताना चाहूँ तो चलिए एडिशनल चीजों को भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए मिटा दूं, देखें नोट कर ले, नोट करना है तो। चलिए एडिशनल चीजें भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर नो बाउंड्री प्रेजेंट, कोई भी बाउंड्री जो है देखिए, नो बाउंड्री आर प्रेजेंट, कोई बाउंड्री प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर बाउंड्री आर प्रेजेंट, यूकैरियोटिक के अंदर बाउंड्री क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसमें एग्जाम्पल बच्चों, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आप एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे बैक्टीरिया, क्या लेंगे? बैक्टीरिया लेंगे। और मेरे बच्चे क्या लेंगे? अब साइनोबैक्टीरिया लेंगे, साइनोबैक्टीरिया लेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद बच्चों आप देखें, आप यूकैरियोटिक की भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गया, जैसे कि फंजाई हो गया, जैसे कि अल्जी हो गया। ये सारे किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। अब अगर मैं आपको एक एडिशनल एग्जांपल देना चाहूँ, एक एडिशनल चीज बताना चाहूँ, सो याद रखिएगा जो आपका यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक, ये जो आपका अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक में बच्चों यूकैरिया होते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वहां पर लिखूं तो चले मिटा दूं 1 2 3 चलो। अब देखो यूकैरियोटिक जो है ना, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिसका नाम था पायनर साइंटिस्ट था। अब ये जो पायनर साइंटिस्ट था मेरे बच्चे, ये पायनर साइंटिस्ट ने वर्क किया, काम किया, बहुत काम किया। इसने काम किया और बच्चों जैसे ही इसने काम किया तो 1990 के अंदर इसने बच्चों कहा कि पहले इंसान ये सोचते थे कि जो प्रोकैरियोटिक जो है वो ही है सिर्फ, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, कुछ चीजें प्रोकैरियोटिक के अंदर होती हैं। और फिर बच्चों इन्होंने क्या दी? एक थ्योरी दी सेम्बायोटिक इसने थ्योरी दी। इसने सेम्बायोटिक में बच्चों ये बताया कि नहीं, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वो पहले प्रोकैरियोटिक था, अब वो यूकैरियोटिक में चेंज हुआ है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर उसके डीएनए भी खुद का है, प्लस में उसके पास अपने डीएनए भी है और अपने राइबोसोम्स भी हैं। किसके अंदर? ये पहले किससे राइज हुआ था? ये प्रोकैरियोटिक, ये कहते थे पेचले। फिर इन्होंने बच्चों आके सारी चीजों के बारे में बताया। काफी साइंटिस्ट आए बच्चों, एक इन्होंने यूकैरिया का नाम दिया जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। इन्होंने फिर यूकैरियोटिक के अंदर बच्चों कुछ फाइलम्स के बारे में भी बताया था, सॉरी किंगडम प्लेंटी के बारे में बताया था। और बच्चों किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में बताया था इन्होंने। ये एडिशनल एग्जाम्पल है, ये सारी आ जाती है, ये हर जगह पे पूछी जाती है, मैं एडिशनल एग्जाम्पल है ये। और बच्चों किंगडम एनिमिलिया आ जाता है, किंगडम मोनेरा आ जाता है। ये सारे बच्चों यूकैरिया के अंदर ये सारे किंगडम आपसे पूछे जा सकते हैं। और बच्चों याद रखिएगा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे बस याद रखिएगा। अगर आप मेरे पास पढ़े हैं तो आपको एडिशनल एग्जाम्पल तो मिलनी ही थी। तो चले नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम बच्चों के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जो भी भले कोई मुझसे बड़े हों छोटे हों। तो देखिएगा यहाँ पर सेल की ऑर्गेनेली सबसे पहले आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपोर्टेंट किरदार अदा करता है, वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों याद रखिएगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपका सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में बच्चों आपका एक तैरता हुआ ऑर्गन होता है और एक फ्लूइड होता है जिसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं एक हिसाब से। और ये विजिकल और थ्रेड लाइक होता है, मतलब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये विजिकल की तरह होता है और क्या होता है, थ्रेड लाइक होता है, यानी कि एक रस्सी नुमा भी आप कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद है सेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चों ये साइट है रेस्पिरेशन करने की, सही। आप ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा ये वाली चीजें सब। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक होना, जैसे C6H12O6 का ब्रेक होना और उसमें से ATP का रिलीज होना। तो ये हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज में से एनर्जी को रिलीज, यानी कि एनर्जी जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो ATP रिलीज होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया है ही खुद क्या, इट्स आल्सो गॉट अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अंदर खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इसके अंदर खुद का DNA होता है, ये किसी का मोहताज नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया हैज DNA एंड राइबोसोम्स। जब भी चाहे वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, जब भी चाहे उसके अंदर उसके राइबोसोम्स होते हैं। मेन थिंग ये है DNA और राइबोसोम खुद के हैं। अगर हम सिम्बायोटिक की बात करें, सिम्बायोटिक अगर थ्योरी की बात करें तो वो ये कहती है कि जो आपका प्रोकैरियोट है वो आगे आगे चेंज होते जा रहे हैं, किसमें, यूकैरियोट के अंदर। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले प्रोकैरियोटिक के अंदर था, अब ट्रांसफर है यूकैरियोटिक के अंदर, बट है बच्चों क्योंकि वो ड्राइव्ड हुआ है किससे, यूकैरियोटिक से, अगर सिम्बायोटिक थ्योरी की बात करें। और बच्चों इसे हम आल्सो कॉल्ड कहते हैं, ये पावर हाउस ऑफ सेल है। ये एनर्जी की बनाने की सबसे बड़ा जो पावर वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ATP को बनाता है, सेल्स के अंदर ATP को बनाता है, ग्लूकोज को तोड़कर ATP को क्या करता है, रिलीज करता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल की तरह पाया जाता है। बच्चों ये एक तरह का नेटवर्क होता है, एक तरह का कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है, जो होलो टिब्यूल्स का, इस तरीके से बच्चों कुछ टिब्यूल्स होती है, होलो टिब्यूल्स होती है, इसका बच्चों ये क्या होता है, एक तरह का नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। और बच्चों ये होलो टिब्यूल्स जो होती हैं ये दरमियान में होती है न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आपको पता है। इसके दो इंपॉर्टेंट किस्म हैं, दो इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होती है, इसके अंदर आके आपकी जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन को बनाता है, यानी कि जहां पर प्रोटीन बनते हैं वो राइबोसोम है। राइबोसोम जहां पर अटैच हो और प्रोटीन को सिंथेसाइज करे उसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्या है, जिसके अंदर लेक ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की कमी हो, राइबोसोम हो ही ना, वहां पर क्या हो, लिपिड सिंथेसाइज हो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रोटीन नहीं बनते, क्या बनता है, लिपिड सिंथेसाइज होते हैं। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का अमल भी यहीं पर ही होता है। हम इतनी डिटेल करेंगे, बाकी आपको सब पता हो। गोल्जी अपरेटस, देखिए बच्चों, ये जो आपको जो गोल्जी अपरेटस है इसे हम आल्सो कॉल्ड कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। मैम इसे पोस्ट ऑफिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें क्या होती है, मोडिफाई। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई केक है, मैं अगर आपको फॉर एग्जाम्पल में मुझे ना सही तरीके से बताने की और एक्सप्लेन करने की ना बहुत आदत है कि कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाए, जो भी बच्चे हैं, जो भी मेरे हैं। तो देखें यहाँ पर बच्चों, जैसे कि मैंने किसी को गिफ्ट देना है, मैं गिफ्ट किसी बॉक्स के अंदर डालूंगी, ये गिफ्ट डाला है, मैं गिफ्ट को क्या कर रही हूँ, मोडिफाई कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से बच्चों मटेरियल को क्या करता है, मोडिफाई करता है। और इस तरीके से बच्चों फिर क्या करते हैं, उस पैकेज को आगे, ये जो पैकेज है ये अभी मैं जाऊंगी पोस्ट ऑफिस में, इस पैकेज को क्या करवाऊंगी, उन्हें दूंगी और वो आगे पैकेज को ट्रांसपोर्ट करेंगे मेरी फ्रेंड के पास।
ऐसे ही बच्चों ये भी क्या करता है, सबसे पहले मटेरियल को मॉडिफाई करता है, उस पैकेज को आगे ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करने के बाद प्रोटीन और लिपिड को सिक्रिएट करता है, प्रोटीन और लिपिड को सिक्रिएट करता है। और यहाँ पर सिक्रिएटिंग वेसिकल्स भी पाई जाती हैं, जैसे ऑर्गेनेल्स हो गई आपके पास लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सुसाइड करते हैं सेल के अंदर। ओपोप्टोसिस होती है, और ओपोप्टोसिस के बाद ऑटोफेगी होती है, ऑटोलाइसिस होती है, ये सारी इसके अंदर होती है। बच्चों ये स्टिक्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है, स्टिक्स की मेम्ब्रेन की टाइप होता है और एक वेसिकल की तरह होता है। और बच्चों इसका जो वेसिकल्स की तरह होता है, इसकी जो बाउंड्री, जैसे ऊपर वाली बाउंड्री, ये इसको आप बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टर्नी कहते हैं आप लोग, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सेट फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के एक तरह के सेट होते हैं। बच्चों इनके पास अपने एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं? बच्चों आपको पता है ये आपका होता है पेट। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, दिस इज योर स्टमक। अब बच्चों स्टमक के अंदर काफी एंजाइम काम करते हैं, ये नहीं कि एक एंजाइम काम करता है, नो, कुछ सेल्स भी काम करते हैं, जैसे चीफ सेल हो गए। बच्चों ये सारे जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि काम करते हैं। ऐसे ही बच्चों ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहाँ पर होते हैं, जो कि बच्चों जैसे लाइसोजाइम होता है, हर चीज के अंदर ये टांग कराने आ जाता है, चीजों को तोड़ने आ जाता है, सही है। उसके बाद बच्चों इसे आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल बच्चों कोई ऑर्गेनेली है, जैसे कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया, वो पुराना हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। अब ये क्या करेंगे, उस पुराना जो, अगर बच्चों ये हमारी बॉडी में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया पुराना, तो ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो ये क्या करेंगे, उसे खा लेंगे, उसे खा लेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोसेस होता है जिसमें वो सेल खुद बोलता है कि भाई इसको खा लो, इसको खा लो, वो खुद बच्चों सुसाइड कर लेता है। एक वो होता है जिसको एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंट भी बोलते हैं, वो भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड। बच्चों ये खुद कहता है। तो बच्चों ये लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने इसकी सेल के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने एंजाइम फेंकते हैं, जिस एंजाइम को हम कहते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम कहते हैं। वो लाइसोजाइम उसके ऊपर फेंकते हैं, और जैसे ही एंजाइम उस पर्टिकुलर, मेरे बच्चे याद रखें, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स पर आके गिरेंगे, तो उस ऑर्गेनेली को क्या करेंगे, खा लेंगे। कोई पुरानी हो गई है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है कि इन्हें हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, आपको रीजन भी बता दिया। उसके बाद एक हमारे पास होता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये साइट होती है फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की एक तरह की साइट होती है। उसके बाद इसे किचन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आकर जो प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट प्लांट अल्गल सेल्स। यहाँ पर प्लांट के जो अल्गल सेल भी होते हैं, वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की 3 तरह की टाइप होती हैं, याद रखिएगा वो भी। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, एक होती है क्रोमोप्लास्ट, एक मेरे बच्चे आपके पास होती है लीकोप्लास्ट। क्या होती है? लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जहां पर क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट बच्चों आपका एक तरह का बहुत बड़ा ये भी फंक्शनिंग करता है, इसके अंदर भी आपके सेल्स पाए जाते हैं। और एक होता है आपका लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स में आई थिंक आपको पोलिनेशन का भी प्रोसेस होता है, यानी कि एंथर टू स्टिग्मा पोलिन गेन को ट्रांसफर करना। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट के अंदर बच्चों कुछ सेल्स होते हैं जो कि कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बच्चों ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, यहाँ पर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, ये तो आपको पता ही है। अब राइबोसोम, राइबोसोम स्मॉल ग्रेन्यूल्स होती हैं, जिसमें आरएनए और प्रोटीन और न्यूक्लियोलस होता है। उसके बाद बच्चों ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन को बनाने में कौन की बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स। ये एमसीक्यूज अक्सर आता है। उसके बाद 17 एस होते हैं प्रोकैरियोट में, 18 एस होते हैं यूकैरियोट्स में। उसके बाद है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? एक स्मॉल बैरियर होता है जो कि एक साइलेंड्रिकल ट्यूब्यूल की तरह होता है। ये कंसिस्ट करता है 9 ट्रिप्लेट्स होते हैं।
इसमें कितने ट्रिपलेट्स होते हैं? 9 ट्रिपलेट्स। ये एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होती हैं, ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। जैसे कि बच्चों माइटोसिस करने में हेल्प देते हैं, मियोसिस करने में हेल्प देते हैं। और मियोसिस में हमेशा मियोसिस क्या करता है? क्रोमोसोम की तादाद को हाफ करता रहता है। और माइटोसिस में बच्चों मिलते हैं पेरेंट्स। तो उसके बाद यहाँ पर क्रोमोसोम्स की मूवमेंट भी होती है। कौन करवाता है? सेंट्रियोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको जीएसटी के लेवल के बारे में आप लोगों को पता होने चाहिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक था। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।